गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8th की पाठ्य पुस्तक हिंदी से पाठ 1 ध्वनि पाठ को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराले के बारे में कुछ उनके जीवन के बारे में कुछ बता देती हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 11 फरवरी 1896 बसंत पंचमी के दिन पश्चिमी बंगाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई थी। ये आधुनिक काल के कवि थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक काल के कवि थे और इस कविता में कवि का आशावादी दृष्टिकोण है। ध्वनि पाठ में कवि का आशावादी दृष्टिकोण है, यानी अपने जीवन से सकारात्मक उन्हें उम्मीद है, अर्थात सकारात्मक सोच रखते हैं। इस कविता में कवि बसंत ऋतु को माध्यम बनाकर कहना चाहता है कि कवि जीवन में पराजित होना नहीं चाहता है। कवि अपने जीवन में कभी पराजित होना नहीं चाहता है, ना कभी उदास रहना चाहता है और ना कभी वो उदास रहना चाहता है। उसके जीवन में भी हर दिन तरह तरह की नवीनता रहे। कवि के जीवन में हर दिन तरह तरह की नवीनता रहे। तो आइए सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति। पहले हम इस कविता पाठ को क्या करेंगे, लय के साथ में पढ़ेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, अभी अभी तो आया है। मेरे वन में मृदुले वसंत, मेरे वन में मृदुले वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्युष मनोहर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंदालस लालसा खींचलूंगा मैं, पुष्प पुष्प से तंदालस लालसा खींचलूंगा मैं। अपने नवजीवन का अमृत शहद सींच दूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहद सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, है मेरे वे जहाँ अनंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, अभी अभी तो आया है। मेरे वन में मृदुले वसंत, मेरे वन में मृदुले वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। बच्चों,
तो ये कविता आपको कैसी लगी और आपको भी क्या करना है, इस लय के साथ में इस कविता को गाने का प्रयास करना है, जिससे क्या हो जाएगा, आपको कविता याद भी हो जाएगी। आप कभी भी इस कविता को बोल सकते हैं, गा सकते हैं, कहीं भी सुना सकते हैं। और अब क्या करते हैं, हम इस कविता पाठ के भावार्थ को और उनके शब्दार्थ को समझते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, कवि कहता है अभी मेरा अंत नहीं होगा। अंत यानी समाप्ति या समाप्त। अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में यानी जंगल में, या मृदुल वसंत, मृदुल यानी होता है कोमल, वसंत ऋतु। अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि का मानना है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा। कवि का मानना है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा। जिस प्रकार वसंत ऋतुओं का राजा है, उसी प्रकार उसके जीवन में भी युवा काल अभी आया है तथा कवि जीवन अभी शुरू हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि जीवन में आशा का संचार अभी हुआ है। कवि के जीवन में आशा का संचार अभी हुआ है। उसका मन उत्साह और उमंगों से भरा हुआ है। अभी उसका अंत नहीं होगा। अर्थात कवि कहता है कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी ही उसके जीवन में शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। इसलिए उसका अंत अभी नहीं होगा। हरे हरे ये पात यानी पत्ता, डालियाँ कलियाँ कोमल गांत यानी शरीर, मैं ही अपना स्वप्न यानी सपना। यहाँ लिखा हुआ है, देखो साइड में मैंने ये शब्दार्थ लिखे हैं। मृदुल यानी कोमल और कर यानी हाथ। फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, निंद्रित यानी नींद में डूबी हुई जगह एक प्रत्युष यानी प्रातःकाल सुबह के समय को, मनोहर यानी सुंदर। कि जिस प्रकार वसंत के आगमन पर चारों ओर पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं और वृक्षों की डालियां नए नए कोमल पत्तों और कलियों से ढक जाती हैं, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी उत्साह, उमंग और जोश का संचार हो गया है। वह अपने जीवन के इस उत्कर्ष काल में अपनी रचनाओं के द्वारा यश का प्रचार करना चाहता है। वह अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को नींद से अलसाई कलियों पर फेरना चाहता है। अर्थात वह निराश तथा आलस में डूबे हुए युवकों को अपनी के द्वारा प्रेरित करके उसे उत्साहित करना चाहता है, ताकि वे नव युवक भी सुकर्म कर सके। अर्थात कवि कहता है कि वसंत के आ जाने से चारों ओर क्या हुआ है, हरियाली छा गई है। डालियाँ कलियाँ कोमल पत्ते बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं या लग रहे हैं। कवि कह रहा है कि वह अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेर कर प्रभात के आने का संदेश देना चाहता है। अर्थात जो लोग अज्ञानवश अंधकार में जी रहे हैं, उन्हें अपने स्वप्न से स्पर्श ज्ञान रूपी प्रकाश से भर देना चाहता है। आगे, पुष्प से त्रंदा लालसा खींच लूँगा मैं। पुष्प का मतलब होता है फूल। त्रंदालस यानी नींद से बोझिल। अपने नव जीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं। लालसा यानी क्या होता है, इच्छा। नव यानी नया और सहर्ष यानी खुशी से। तो कवि कहते हैं कि मैं अपने फूलों से उनका आलस्य खींच लूँगा। अर्थात निराशा तथा आलस में डूबे हुए पुष्प रूपी नवयुवक को कोई नींद
से भरी आँखों से आलस्य दूर करके उन्हें जागरूक तथा क्रमशील बनाना चाहता हूँ। कवि उन पुष्पों को हरा भरा व ताजगी से परिपूर्ण करने हेतु अपने नवजीवन के अमृत से खुशी खुशी सींचने को तत्पर हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपनी रचनाओं के द्वारा आलसी, निष्क्रिय तथा निरुत्साहित व नवयुवकों के जीवन से आलस्य व उदासी छीन लेगा। अर्थात कवि कहते हैं कि फूलों से उसका आलस्य खींच लूँगा और खुशी खुशी उसकी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर उन्हें हरा भरा कर दूँगा। अर्थात उन लोगों के मन को आशा से भर दूँगा जिस प्रकार अपने उमंग से जीना सीख लिया है, जिस प्रकार मैंने अपने उमंग से जीना सीख लिया, उसी प्रकार मैं अपने देश के दुखी व नीरस व्यक्तियों के जीवन को भी सफल और खुशी बना दूंगा। मेरे कवि जीवन का अंत अभी होने वाला नहीं है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार यानी दरवाज़ा या रास्ता दिखा दूंगा उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं हो, असंख्य। अभी न होगा मेरा अंत अर्थात कवि का अंतर्मन चाहता है कि जिस प्रकार फूल वसंत काल तक अपनी महक तथा सौंदर्य बिखेरते रहते हैं, फूल क्या करते हैं, अपनी महक और सौंदर्य बिखेरते रहते हैं, उसी प्रकार हर युवक भी अपनी सुकार्य द्वारा इस देश, इस समाज के सौंदर्य में अनंत काल तक वृद्धि करे। जीवन में उमंग और आशा से पूर्ण कवि इस पुष्प रूपी नवयुवकों को अपने जीवन का द्वार दिखा देना चाहता है, जिनसे फूलों के समान उनका जीवन भी महक उठे। कवि कहता है कि मेरे वसंत रूपी जीवन का अंत अभी नहीं होगा। कवि नवयुवकों के मन में एक नया जोश भरना चाहता है। तो बच्चों, हमने इस पाठ को ले के साथ में पढ़ लिया, समझ लिया और इसके शब्दार्थ भी मैंने साइड में लिखे हैं। देखो यहाँ हर पैराग्राफ के मैंने शब्दार्थ साइड में लिखे हुए हैं और भावार्थ भी लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, इस वीडियो के माध्यम से इस कविता पाठ को समझने का प्रयास करना है, इसको याद करना है, शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखना है, भावार्थ को समझना है और फिर इसको भावार्थ को लिख के और समझना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।